Hello and welcome on my YouTube channel Mohammad Zakaria, and today we will solve the exercise question answer of chapter 5 secondary economic activities. ये जो चैप्टर है इसकी जो वेटेज है एग्ज़ाम में बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा है, तो इस पर क्वेश्चन आंसर भी बोर्ड एग्ज़ाम में जो है वो ज़्यादा आ सकते हैं। आंसर इन डिटेल, शॉर्ट नोट्स, इस तरह के क्वेश्चन जो है इसके आईएमपी क्वेश्चन है जो आपने लर्न करना है मैक्सिमम। तो हम बिगिन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द चेन। तो कंप्लीट द चेन में 3 कॉलम्स है, तो जिन्हें हमें अरेंज करना है उनके राइट जो है ऑप्शंस उनके सामने, राइट कॉलम के सामने उन्हें हमें अरेंज करना है ए बी सी को। इस तरह से टेबल में हम नंबर 1 देखेंगे। ए में है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो उसका करेक्ट आंसर है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का। बी में वो है रेडी फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन, एंड सी कॉलम में है नंबर 1 पॉटर्स। तो फर्स्ट में इंडस्ट्री का नेम, सेकंड में किस तरह से वो रेडी होते हैं और डायरेक्ट कंज्यूम किए जाते हैं, और थर्ड में उसका एग्जाम्पल है वो है पॉटर्स जो है ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल है। देन नंबर 2 है कॉटेज इंडस्ट्रीज, तो बी में उसका आंसर आएगा मैनुअल मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें मशीनरीज वगैरह ज़्यादा यूज नहीं होती है, ज़्यादातर हैंडमेड वर्क होता है इसके अंदर, स्मॉल स्केल पर होता है। हाउस होल्ड इंडस्ट्री भी इसे कहा जाता है कॉटेज इंडस्ट्री को। देन उसका एग्जाम्पल है सिरामिक्स, तो सिरामिक्स का एग्जाम्पल है कॉटेज इंडस्ट्री का। देन नंबर 3 है कंज्यूमर गुड्स, तो उसका बी में आंसर है स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्किलफुल जो रहते हैं लेबर वर्कर की इसमें ज़रूरत पड़ती है कंज्यूमर गुड्स के अंदर, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इंडस्ट्रीज। इसका आंसर है नंबर 3 में वो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है। देन नंबर 4 प्राइवेट, तो ये प्राइवेट सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी ऑनरशिप जो रहती है वो इंडिविजुअल पर्सन के पास रहती है, उसका कोई इंडिविजुअल जो रहता है ऑनर होता है। और उसका एग्जांपल इंडस्ट्री का वो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो ये सब क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर है कंप्लीट द चेन। देन क्वेश्चन नंबर 2 आइडेंटिफाई द करेक्ट कोरिलेशन। तो इसमें हमें कोरिलेशन जो है 2 सेंटेंस रहेंगे ए एंड आर, असर्शन एंड रीजनिंग। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है। यहाँ पर हमें फर्स्ट है नंबर 1 है ए द ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ मुंबई ऑफर्ड ग्रेट स्कोप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। आर इंडस्ट्रीज रिक्वायर एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर। तो इस तरह के 2 सेंटेंस है असर्शन एंड रीजनिंग यहाँ पर। तो उनमें क्या कोरिलेशन है दोनों के अंदर वो हमें यहाँ पर बताना है। तो उसकी 4 ऑप्शन है। नंबर 1 ओनली ए इज करेक्ट, नंबर 2 ओनली आर इज करेक्ट, नंबर 3 बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड R is the correct explanation of A. Number 4 both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. So our answer is both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. तो हमारा A जो है ये करेक्ट है और आर भी ये करेक्ट है, बट दोनों के अंदर कोई को रिलेशन नहीं। अगर इंडस्ट्री को देखें हम तो इंडस्ट्री में लार्ज स्केल पर वाटर की जो रहती है रिक्वायरमेंट रहती है, बट यहाँ पर हमें हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत है ज़्यादा जो मुंबई में है। तो हमें वाटर का इसमें कोई को रिलेशन दोनों में आंसर में नहीं है, इसलिए आर जो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की। देन नंबर 2 ए In India, industries are found concentrated in few areas are available. Then R
इंडिया इज प्रीडोमिनेंटली एग्रीगेरियन कंट्री। इसके चार ऑप्शन है। नंबर 1 ओनली ए इज करेक्ट, नंबर 2 ओनली आर इज करेक्ट, नंबर 3 बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, नंबर 4 बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हम दोनों सेंटेंस अगर देखें तो यहाँ पर इन इंडिया इंडस्ट्रीज आर फाउंड कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू एरियाज आर अवेलेबल। तो इंडिया में कुछ ही एरियाज के अंदर इंडस्ट्री का कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये जो सेंटेंस है ये करेक्ट है। देन आर जो है इंडिया इज प्रीडोमिनेंटली एग्रीगेरियन कंट्री, तो आर भी ये करेक्ट आंसर है। तो हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, गिव ज्योग्राफिकल रीजंस। नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इज अनइवन। तो इंडस्ट्रीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अराउंड द वर्ल्ड अनइवन है, कहीं पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है इंडस्ट्रीज का, तो किसी एरिया के अंदर इंडस्ट्रीज हमें बहुत कम दिखाई देती। तो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है। उसके क्या रीज़न है वो देखेंगे हम। इसका आंसर नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज डिपेंड अपॉन वेरियस फिजिकल फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट, रॉ मटेरियल, वाटर, पावर सप्लाई, लेबर, ट्रांसपोर्टेशन, लैंड, etc. and economic factors like capital, market and government policies. Number 2 physical and economic factors vary from region to region and political factors vary from country to country. तो फिजिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है यह रीजन के अंदर डिफरेंट रहते हैं, हर जगह एक जैसे इकोनॉमिक एंड फिजिकल फैक्टर्स अवेलेबल नहीं रहते। कहीं पर फेवरेबल फिजिकल फैक्टर्स मिलते हैं तो कहीं पर अनफेवरेबल फिजिकल फैक्टर्स होते हैं रीजन टू रीजन। एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स जो है ये भी वेरी होते हैं फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो कोई कंट्री जो है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज बनाती है, तो कुछ कंट्रीज में इंडस्ट्रीज की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये हर कंट्री के अकॉर्डिंग जो रहते हैं, जो फेवरेबल फैक्टर्स रहते हैं इंडस्ट्रीज के लिए पॉलिटिकल, वो वेरी होते हैं, डिफरेंट रहता है उनमें। नंबर 3 इंडस्ट्रीज आर डेवलप्ड वेयर फिजिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर देयर डेवलपमेंट, दस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इज अनइवन। तो इंडस्ट्रीज जो है जहाँ पर फेवरेबल रहेगा फिजिकल फैक्टर एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है, और जहाँ पर अनफेवरेबल रहता है वहाँ पर इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम इवन रहता है। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया इंडस्ट्रीज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, छोटा नागपुर रीजन एंड इन द रेस्ट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर इज द ओनली मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इंडिया के अंदर जो मेजर सिटी है वहाँ पर इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और जो छोटा नागपुर का रीजन है वहाँ पर। लेकिन जो दूसरे एरिया है इंडिया के, वो आज भी जो है वहाँ पर जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिसकी वजह से वहाँ पर इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइवन है इंडिया के अंदर। देन नंबर 2 आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर फाउंड इन मिनरल रिच एरिया ऑफ धनबाद। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है इंडिया के अंदर वो ज़्यादातर कहाँ पर पाई जाती है, वो जो छोटा नागपुर रीजन के अंदर जो सिटी है धनबाद, उसके ही एरिया के सराउंडिंग एरिया में ये इंडस्ट्रीज जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो उसके रीजंस क्या है। पॉइंट नंबर 1
Important raw material used in iron and steel industries are iron ore, limestone, dolomite, manganese and coal. तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल की जो ज़रूरत होती है वो है आयरन ओर है, देन लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैग्नीज एंड कोल है. नंबर 2, ऑल दिस रॉ मटेरियल्स आर हैवी, बल्की एंड वेट लूजिंग. तो जितने भी रॉ मटेरियल है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले वो बहुत ज़्यादा हैवी रहते हैं, बल्कि रहते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा उन्हें जगह लगती है, एंड वेट लूजिंग होते हैं, मतलब जो रॉ मटेरियल का वेट रहता है वो फाइनल प्रोडक्ट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, यानी कि रॉ मटेरियल का वेट ज़्यादा रहता है और जब उससे हम फाइनल प्रोडक्ट जो है बना लेते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसका वेट जो रहता है रॉ मटेरियल के मुकाबले में बहुत ही कम होता है, इसलिए इसे वेट लूजिंग इंडस्ट्री भी कहा जाता है. नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस मटेरियल आर वेरी हाई. तो ये हैवी, बल्कि होने की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है. नंबर 4, धनबाद एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज आर द मेजर आयरन ओर एंड कोल प्रोड्यूसिंग एरिया. तो धनबाद और उसका जो सराउंडिंग एरिया है ये इंडिया का मेजर आयरन एंड ओर एंड कोल प्रोड्यूसिंग एरिया है. नंबर 5, सिंस दिस इंडस्ट्री इज यूजिंग वेट लूजिंग रॉ मटेरियल्स विच आर अवेलेबल अराउंड धनबाद, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज फाउंड एट धनबाद. तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको बचाने के लिए, उसकी सेविंग करने के लिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का जहाँ पर ऑकुरेंस है, जहाँ से ऑब्टेन किया जाता है धनबाद के एरिया के पास, उसी एरिया में ये इंडस्ट्री जो है वो डेवलप की गई है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज. देन नंबर 3, fruit processing industries are found in Ratnagiri and Sindhudurg districts of Konkan region. तो जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, जो फ्रूट से डिफरेंट टाइप्स के जो है प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, फॉर एग्जांपल जैम, जेली, जूस और भी दूसरे प्रोडक्ट्स है, ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जो डिस्ट्रिक्ट्स है कोंकण के, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलप हुए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज पाई जाती है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. तो उसके रीजन से नंबर 1, फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज यूज फ्रूट्स एज रॉ मटेरियल. तो इस इंडस्ट्रीज के अंदर फ्रूट का यूज किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल. देन नंबर 2, रत्नागिरी एंड सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट्स आर नोन फॉर हॉर्टिकल्चर. तो जहाँ पर फ्रूट की एग्रीकल्चर की जाती है, फ्रूट का जो है फील्ड होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पर उन्हें हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं. जहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में फ्रूट की ग्रोथ की जाती है, उसे उस एग्रीकल्चर को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है. तो रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लार्ज स्केल पर की जाती है फ्रूट की एग्रीकल्चर. नंबर 3, दे आर मेजर मैंगो, जैक फ्रूट, कैशियो एंड कोकम प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. तो इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है मैंगो का, जैक फ्रूट का, कैशू एंड कोकम का. नंबर 4, ऑल दिस फ्रूट्स आर रॉ मटेरियल्स इन फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. तो ये जितने भी फ्रूट्स है ये एज ए रॉ मटेरियल यूज होते हैं फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में. देन नंबर 5, these raw materials are bulky, weight losing and perishable, and hence the industry is located in Ratnagiri and Sindhudurg district where fruits are grown in plenty. तो ये जो मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल फ्रूट्स, ये बल्कि रहते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी रहते हैं, देन वेट लूजिंग रहते हैं और पेरिशेबल रहते हैं, यानी कि जल्दी खराब होने वाले ये फ्रूट्स रहते हैं. अगर उनको यूज़ नहीं किया गया जल्दी से तो फ्रूट्स जो है पूरी तरह से खराब हो जाते हैं. तो ये पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, इसलिए ये इंडस्ट्री जो है जहाँ पर उनकी ग्रोथ होती है, फॉर एग्जांपल रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ पर ये इंडस्ट्रीज जो है वो
इस्टेब्लिश की गई है महाराष्ट्र में। देन नंबर 4, व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स विच हैव hindered द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैंडल करते हैं, यानी कि रुकावट डालते हैं इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। इसके रीजन से नंबर 1, industries in the continent of South America are developed only in coastal areas of Brazil, अर्जेंटीना, चिली एंड पेरू। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सिर्फ जो कोस्टल एरिया है ब्राजील का, अर्जेंटीना और चिली एंड पेरू का, सिर्फ यहीं पर डेवलपमेंट हुआ है इंडस्ट्रीज का साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। नंबर 2, the hindrances in the growth of industries in South America are due to unfavorable physical factors such as dense forest in Brazil, desert in interior parts of Argentina, Andes mountain range running along the west coast। तो जो रुकावट डालते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए या इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के अंदर साउथ अमेरिका में, तो वो है फिजिकल फैक्टर्स जो है वहां पर अनफेवरेबल है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज की ग्रोथ में ये रुकावट पैदा करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्राजील के अंदर बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ब्राजील में पॉसिबल नहीं है ज़्यादा। देन जो अर्जेंटीना का ज़्यादातर इंटीरियर पार्ट जो है वो डेजर्ट है वहाँ पर, एंड एंडीज माउंटेन जो है ये वेस्ट कोस्ट साइड में साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये मौजूद है, जिसकी वजह से भी माउंटेनियस रीजन होने की वजह से वहाँ पर भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। तो ये सब फैक्टर्स है जो रुकावट पैदा करते हैं। देन द इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक लिमिटेड कैपिटल, लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज एक्सेट्रा। तो इन कॉन्टिनेंट्स के अंदर साउथ अमेरिका के अंदर जो इकोनॉमिक फैक्टर्स है उसमें कैपिटल भी जो है वो लिमिटेड है, यानी कि लिमिटेड कैपिटल होता है उनके पास इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने के लिए। देन लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है यहाँ पर, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ पर। तो इसकी वजह से ये सब रुकावट पैदा करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर साउथ अमेरिका में। नंबर 4, कंपैरेटिवली लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड lack of markets are the other factors responsible to have hindered the growth of industries in South America। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये भी लो है, और यहाँ पर लैक ऑफ मार्केट फैसिलिटी यानी कि मार्केट एरिया भी बहुत कम है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ पर, तो जिसकी वजह से यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रुकावट आती है। Then number 5, what factors are responsible for non-development of industries in Central Australia। तो जो सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का जो मिडल पार्ट है, वहाँ पर कौन से फैक्टर्स की वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हुई है। तो एरिया बहुत ही ज़्यादा अनडेवलप एरिया ऑस्ट्रेलिया का। उसके रीजन से नंबर 1, सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कवर्ड बाय द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। तो ऑस्ट्रेलिया का जो मेजर डेजर्ट है जिसका नाम है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, तो ये सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकती है। नंबर 2, सिंस इट इज ए डेजर्ट, फिजिकल फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट, वाटर, raw materials and other facilities are not suitable for the development of industries। Then number 3, because of this adverse physical condition, the density of population is extremely low and therefore there are limited markets। तो यहाँ पर unfavorable physical factors available है सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया के अंदर। फॉर एग्जांपल हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर है, देन रॉ मटेरियल की स्कार्सिटी यहाँ पर, तो जिसकी वजह से
यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो सका है, और फिजिकल फैक्टर्स जो है अनफेवरेबल होने की वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ही लो है, और इस वजह से यहाँ पर मार्केट भी जो है बहुत ही कम पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। नंबर 4, also due to this unfavorable economic factors, industries are not developed in सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर अनफेवरेबल इकोनॉमिक फैक्टर्स भी पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल स्कार्सिटी ऑफ लेबर एंड लो लेस ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। जो इकोनॉमिक फैक्टर्स है वो यहाँ पर आएंगे, लेबर एंड ट्रांसपोर्टेशन जो है ये भी बहुत ही कम है सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है बहुत ही कम पाया जाता है सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में। देन क्वेश्चन नंबर 4, राइट शॉर्ट्स नोट ऑन। तो नोट नंबर 1, फुटलूज इंडस्ट्रीज। आंसर पॉइंट नंबर 1, a footloose industry does not have a strong locational preference because the resources, production skill and consumers on which it depends can be found in numerous places। तो यहाँ पर सिर्फ मैं रीड करूँगा क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन जो है जितने भी आंसर है भी मैक्सिमम उसका मैंने ऑलरेडी जो एक्सप्लेनेशन था वो चैप्टर 5 के जो वीडियोस है उनमें मैंने दिया है, जिनकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिखाई देंगी, आप वहाँ से इसे समझ सकते हैं। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ मैं जो है जिसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है उन्हें सिर्फ यहाँ पर मैं रीड करने वाला हूँ फॉर सेविंग द टाइम। नंबर 2, सच ए कंपनी में रिलोकेट एनी टाइम, हेंस दे टर्म फुटलूज। नंबर 3, the internet and other forms of advanced communication technology have made location completely detached from both resource and market considerations. Number 4, some prominent examples of footloose industry are watchmaking and diamond cutting, etc. Number 5, like the inputs, the output is lightweight and can be easily transported to the markets. Number 6, most of the footloose industries produce low volume and high value outputs। तो ये सारे पॉइंट्स है जिन्हें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। Then number 2, note number 2, public sector industries। इसका आंसर है नोट का पॉइंट नंबर 1, public sector industries are owned by the state or government। Number 2, the investment in public sector industries is done by the government। Number 3, also marketing of goods is done through government agencies। Number 4, public sectors include public goods and government services such as military, law enforcement, infrastructure, public roads, bridges, tunnels, water supply, electrical grids, health, etc। ये सब पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल है। नंबर 5, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म है उसका भेल, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, इंगेज्ड इन डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन। तो भेल जो इंडस्ट्रीज है ये भी एक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज है जो गवर्नमेंट के थ्रू रन होती है इंडिया में। Then note number 3, economies of scale। Answer point number 1, economies of scale are the cost advantages that enterprises obtain because of various facilities,
established due to basic industries in certain region. Number 2, sometimes due to advantage of many favorable factors for industrial development in certain areas, there is concentration of industries in that area, which is called agglomeration of industries. Number 3, in these regions, industries develop not due to any locational factors but due to economies of scale enjoyed because agglomeration of industries. Number 4, due to the development of basic industries, other ancillary industries which are complementary to each other also develop. Number 5, for example, once cotton textile industry develops in any region, ready-made garments making industries, industries supplying dyes and chemical, industries producing materials like thread, buttons, laces, etc. also develop there. Number 6, due to such agglomeration, the industries in that region get more profit compared to their investment due to economies of scale such as cheap transport, labor, financial facilities, etc. Number 7, for example, transport companies give concession, hence the cost of transportation decreases in the agglomeration of industries region. Number 8, since industries in this region are complementary, it is easier to collect or supply goods from other industries of nearby areas. For example, dye making industries supply dyes to cotton textile industry and cotton textile industry supply cloth to रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्रीज. तो यहाँ पर सब इंटरडिपेंडेंट रहते हैं इंडस्ट्री एक दूसरे पर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल पर, जिन्हें एक दूसरे का बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, एक दूसरे को वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं एज ए रॉ मटेरियल. एक इंडस्ट्रीज का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल होता है. फॉर एग्जांपल जहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसी एरिया में फिर रेडीमेड गारमेंट मेकिंग इंडस्ट्रीज भी जो है वो डेवलप होती है. तो जहाँ पर रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री डेवलप होती है तो उसमें जो रॉ मटेरियल्स लगेंगे डाई एंड केमिकल, देन अदर मटेरियल्स लाइक थ्रेड एंड बटन, लेसेस, ये चीज़ें बनाने वाली भी इंडस्ट्री उस एरिया में जो रहती है वो डेवलप हो जाती है. फॉर एग्जांपल सूरत सिटी जो है यहाँ पर हमें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल पर मिलती है इंडिया के अंदर. देन अहमदाबाद, मुंबई के पार्ट है अलग अलग जहाँ पर इस तरह की इंडस्ट्रीज हमें जो है ज़्यादा दिखाई देती है और एक दूसरे को वो एक तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को वो सपोर्ट करती है उनके डेवलपमेंट में, जिसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहा जाता है. इसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है और डिटेल में मेरे वीडियोस में. देन नोट नंबर 4, रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडस्ट्रीज. तो ट्रांसपोर्टेशन का रोल क्या है इंडस्ट्रीज के अंदर? आंसर, पॉइंट नंबर 1, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आर इम्पोर्टेंट फॉर द कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स. तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए. नंबर 2, लो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज द की फैक्टर इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. तो जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लो रहेंगी वो जो लोकेशन रहेंगी वो फेवरेबल मानी जाती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए. नंबर 3, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज क्रूशियल फॉर सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ नेशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी.
Then number 4, transport system helps to send raw material, fuel and machinery to different industries at the right time and runs the industries. तो जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो रॉ मटेरियल सेंड करता है इंडस्ट्रीज को, देन फ्यूल एंड मशीनरी को सप्लाई करता है अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर, जिसकी वजह से उन्हें सही टाइम पर अपना रॉ मटेरियल मिल जाता है, पावर सप्लाई मिल जाती है, मशीनरीज मिलती है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री इजीली रन होती है. नंबर 5, thus transportation plays a crucial role in the development of industries. तो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ट्रांसपोर्टेशन. देन क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन. तो यहाँ पर है पहला नंबर 1, वेट लूजिंग एंड वेट गेनिंग इंडस्ट्रीज. तो जिसके लिए हमने 2 कॉलम यहाँ पर प्रिपेयर किए. फर्स्ट कॉलम में वेट लूजिंग इंडस्ट्री और सेकंड में वेट गेनिंग इंडस्ट्री. सो वेट लूजिंग इंडस्ट्री में फर्स्ट पॉइंट है नंबर 1, वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज इन विच रॉ मटेरियल आर रिलेटिवली बल्की बट फिनिश प्रोडक्ट्स आर रिलेटिवली लाइट. तो वेट गेनिंग इंडस्ट्रीज में जो है, वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज के अंदर रॉ मटेरियल का वेट जो है वो ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू फिनिश प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर होता है उसके कंपैरिजन में वो बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल होता है और फिनिश प्रोडक्ट का वेट कम होता है, जिसकी वजह से इसका वेट जो रहता है फिनिश प्रोडक्ट बनने के बाद वो बहुत कम हो जाता है, इसलिए इसे वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज कहते हैं. देन नंबर 1 इन वेट गेनिंग इंडस्ट्रीज, वेट गेनिंग इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज इन विच रॉ मटेरियल्स आर रिलेटिवली लाइटर देन फिनिश प्रोडक्ट्स. तो इसमें जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो उसका वेट बहुत ही कम रहता है, लाइट वेट रॉ मटेरियल यूज होता है फिनिश प्रोडक्ट्स के मुकाबले में, उसे हम वेट गेनिंग इंडस्ट्री कहते हैं. यानी कि जब रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है और फिनिश प्रोडक्ट उससे बनाया जाता है तो उसका वेट जो रहता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है रॉ मटेरियल के मुकाबले में. देन नंबर 2, वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड नियर रॉ मटेरियल्स. तो ये वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज कहाँ पर लोकेटेड होती है? ज़्यादातर जहाँ पर उनका रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होता है उनका रिड्यूस होता है उस एरिया में डेवलप होने की वजह से. देन नंबर 2, वेट गेनिंग इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड नियर मार्केट्स. तो जिन इंडस्ट्रीज के अंदर फिनिश प्रोडक्ट का वेट जो है वो गेन होता है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज मार्केट एरिया के अंदर जो डेवलप की जाती है. नंबर 3, फॉर एग्जाम्पल शुगर इंडस्ट्रीज लोकेटेड नियर शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज. तो शुगर इंडस्ट्री जो है उसके एग्जाम्पल है. तो शुगर इंडस्ट्रीज कहाँ पर लोकेट की जाती है? जहाँ पर शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरिया होते हैं उसी एरिया के अंदर ये इंडस्ट्री लोकेट की जाती है. 10 टन्स ऑफ शुगर केन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ शुगर. तो शुगर बनाने के लिए रॉ मटेरियल यूज होता है वो होता है शुगर केन. तो 1 टन शुगर बनाने के लिए 10 टन वहाँ पर शुगर केन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे जाकर बाद में वेट लॉस होकर सिर्फ हमें 1 टन शुगर जो है वो मिलती है. तो इसलिए इसे कम से कम वेट रिड्यूस होने के लिए जल्दी से जल्दी उसे यूज़ करना पड़ता है, इसलिए शुगर इंडस्ट्रीज ज़्यादातर शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज के अंदर लोकेटेड की जाती है. नंबर 3, फॉर एग्जाम्पल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लोकेटेड नियर द मार्केट बिकॉज फिनिश प्रोडक्ट कॉटन क्लॉथ इज हैवियर देन द रॉ मटेरियल कॉटन. तो जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ज़्यादातर मार्केट एरिया में इस्टेब्लिश की जाती है, बिकॉज जो फिनिश प्रोडक्ट होता है कॉटन क्लॉथ ये हैवियर रहता है एज कंपेयर टू जो रॉ मटेरियल है कॉटन, उसके मुकाबले में कॉटन क्लॉथ जो रहते हैं वो हैवी रहते हैं, इसलिए इसे मार्केट एरिया में इस्टेब्लिश की जाती है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को. देन
डिफरेंशिएट नंबर 2 प्राइमरी एक्टिविटीज एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज। सो फर्स्ट कॉलम है प्राइमरी एक्टिविटीज, उसमें नंबर 1 प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड एक्टिविटीज सच एज हंटिंग, फिशिंग, माइनिंग एंड एग्रीकल्चर। ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज के एग्जाम्पल है। देन सेकेंडरी एक्टिविटीज में सेकेंडरी एक्टिविटीज इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क। तो जो मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क में एंगेज रहते हैं लोग, उन्हें हम सेकेंडरी एक्टिविटीज कहते हैं। नंबर 2 these activities are concerned with obtaining materials directly from nature। तो इसके अंदर जो भी मटेरियल्स ऑब्टेन किया जाता है वो डायरेक्टली नेचर से ऑब्टेन किया जाता है प्राइमरी एक्टिविटी में। फॉर एग्जांपल फिश फ्रॉम वाटर और वुड फ्रॉम ट्रीज। देन सेकेंडरी एक्टिविटी नंबर 2 these activities add value to the already existing products by changing their form, making them more suitable to satisfy our needs and wants। तो इसके अंदर जो फाइनल प्रोडक्ट होता है प्राइमरी एक्टिविटीज का, उसे प्रोसेस किया जाता है। जो ऑलरेडी चीज़ें मौजूद होती है उसे प्रोसेस किया जाता है, उसको चेंज किया जाता है। चेंजिंग देयर फॉर्म, मेकिंग देम मोर सुटेबल, उसे बनाया जाता है चीज़ों को, जिससे जो कंज्यूमर है वो सेटिस्फाई हो सके और उनकी नीड और वांट्स जो है वो पूरी हो सके। ये सेकेंडरी एक्टिविटीज में किया जाता है। नंबर 3 प्राइमरी एक्टिविटीज प्रोड्यूस रॉ मटेरियल्स। तो प्राइमरी एक्टिविटीज जो है वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती है फॉर सेकेंडरी एक्टिविटीज के लिए, यानी कि जो फिनिश प्रोडक्ट लेता है प्राइमरी एक्टिविटी का, वो रॉ मटेरियल एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है सेकेंडरी एक्टिविटीज में। नंबर 3 सेकेंडरी एक्टिविटीज प्रोड्यूस फिनिश प्रोडक्ट्स। तो इसमें फिनिश प्रोडक्ट्स जो है वो प्रिपेयर की जाती है, मैन्युफैक्चर की जाती है, जिसे हम मार्केट से जो है परचेस कर सकते हैं। नंबर 4 प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन प्राइमरी एक्टिविटीज डिपेंड्स अपॉन नेचुरल फैक्टर्स। तो जो भी प्रोडक्शन होता है प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर, वो पूरी तरह से डिपेंड रहता है नेचुरल फैक्टर्स के पर। नंबर 4 प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन सेकेंडरी एक्टिविटीज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी, स्किल ऑफ लेबर्स एंड कैपिटल। तो इसके अंदर जो भी प्रोडक्शन जो होता है वो डिपेंड होता है टेक्नोलॉजी पर और लेबर की स्किल और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर। जो भी एक्टिविटी है सेकेंडरी एक्टिविटी, ये डिपेंड करती है। देन डिफरेंशिएट नंबर 3 बेसिक इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। तो इसे भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है मेरे वीडियो में, लेक्चर सीरीज में। सो फर्स्ट है बेसिक इंडस्ट्री। नंबर 1 द फिनिश प्रोडक्ट्स ऑफ दिस इंडस्ट्रीज आर यूज बाय अदर इंडस्ट्री। तो जिसका जो फिनिश प्रोडक्ट रहता है वो अदर इंडस्ट्री एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं बेसिक इंडस्ट्रीज का। देन नंबर 1 कंज्यूमर इंडस्ट्रीज में द फिनिश प्रोडक्ट्स ऑफ दिस आर यूज एज रॉ मटेरियल विच आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर। तो इसे रॉ मटेरियल, इसका भी जो फिनिश प्रोडक्ट है एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है और जिसे डायरेक्ट जो है कंज्यूमर जो है कंज्यूम कर सकते हैं डायरेक्टली मार्केट में। नंबर 2 फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्रोवाइड स्टील एज रॉ मटेरियल टू मशीन टूल मेकिंग और एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट मेकिंग इंडस्ट्री। तो जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है मशीन टूल मेकिंग इंडस्ट्री, एंड जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स बनाती है उनमें एज ए रॉ मटेरियल जो है आयरन एंड स्टील यूज किया जाता है रॉ मटेरियल। नंबर 2 फॉर एग्जांपल द मेडिसिन्स मेड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आर डायरेक्टली कंज्यूम बाय कंज्यूमर्स। तो इसके अंदर जो मेडिसिनल कंपनीज रहती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज रहती है, इनके प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम
कर सकते हैं मार्केट से। नंबर 3, these industries supply their products to others, hence they are called linkage products. Number 3, these industries supply their products to consumers, hence they are called as consumer goods industries. तो ये एज ए रॉ मटेरियल की तरह इसमें यूज होते हैं ये बेसिक इंडस्ट्रीज के मटेरियल, और यहाँ पर कंज्यूमर जो है प्रोडक्ट को डायरेक्टली कंज्यूम कर सकता है और इसे कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द फिजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो जो फिजिकल फैक्टर्स है इसे ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है, जो वीडियो लेक्चर नंबर 4 है चैप्टर नंबर 5 का, उसमें मैंने ये पॉइंट्स ऑलरेडी एक्सप्लेन किए। फिर भी हम यहाँ पर रीड करूंगा मैं इसे आंसर। फिजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर एज फॉलोज। तो ये फिजिकल फैक्टर्स है क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, वाटर एंड पावर सप्लाई। नंबर 4 है साइट और अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। तो टेक्स्ट बुक में यहाँ पर पॉइंट्स ज़्यादा दिए गए थे, इसमें लेबर और ट्रांसपोर्टेशन भी ऐड था, तो वो टेक्स्ट बुक में करेक्शन है। लेबर एंड जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इकोनॉमिक फैक्टर्स में जाएंगे पॉइंट। यहाँ पर सिर्फ फिजिकल फैक्टर जो नेचुरल पॉइंट्स है वो क्लाइमेट है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है, वाटर एंड पावर सप्लाई है, साइट और अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है। और अगर इकोनॉमिक फैक्टर्स आएंगा तो उसमें हम कैपिटल, मार्केट, देन ट्रांसपोर्टेशन, लेबर, ये सारे पॉइंट हम इकोनॉमिक एंड ह्यूमन फैक्टर्स में लिख सकते हैं। तो ये मेन 4 फैक्टर है जिसे हम फिजिकल फैक्टर कहते हैं। तो इसे मैं रीड करता हूं। नंबर 1 है क्लाइमेट, साइड हेडिंग नंबर 1 क्लाइमेट। पॉइंट नंबर 1 है, या आप डायरेक्ट इसे पैराग्राफ वाइज भी नोटबुक में आप राइट डाउन कर सकते हैं। नंबर 1, harsh climate is not much suitable for the establishment of industries. Number 2, there may not be any industrial development in extremely hot, humid, dry or cold climate. Number 3, for example, the extreme type of climate of northwest India or extreme north India hinders the development of industries there. Number 4, change in climatic conditions may also affect industries, for example chronic droughts. Number 5, in contrast to this, the moderate climate of western coastal area is quite cognoscible to the development of industries. Number 6, earlier when artificial threads and mechanization were not used for making textile, cotton thread making required humid climate because thread breaks in dry climate. Number 7, consequently majority of cotton textile mills were concentrated in coastal parts of Maharashtra and Gujarat. Number 8, artificial humidifiers are used in dry areas these days, but it increases the cost of production. Then side heading number 2 of physical factors, availability of raw materials. Point number 1, raw materials used in industries mainly come from farms, mines, forest and fishery etc. Number 2, thus location of industries is dependent on nature of raw material. Number 3, industries depend
depend on perishable, heavy, bulky and weight losing raw materials such as sugarcane are located near the raw material area. Number 4. The jute mills, sugar mills are mostly concentrated close to the source of raw materials. For this very reason, number 5. Similarly, industries processing local fruits are found near Mahabaleshwar and Nagpur in Maharashtra. Number 6. Perishable fruits need to be processed soon and hence they are located near these cities. Then side heading number 3, water and power supply. Point number 1, almost all the industries require plenty of water for various processes like cooling, melting, washing, etc. Number 2, thus such industries are located near the banks of rivers or near lakes. Number 3, coal, oil, electricity are indispensable energy resources in running any type of industry. Number 4, coal is heavy and bulky, thus industries dependent on coal as energy resource are located near the mining area. Number 5, electricity and oil can be supplied through wires and pipeline easily over long distances. Number 6, hence industries dependent on it need not to be located near their source region. Number 4 side heading, site or availability of land. Point number 1, site requirements for industrial development are of considerable significance. Number 2, location should be generally flat and well served by adequate transport facilities. Number 3, large areas are required to build factories. Number 4, earlier industries were concentrated near urban areas, but now because of non-availability of land and high prices, there is a tendency to set up industries in rural areas. Number 5, for example, Lote Parshuram Industrial Area in Chiplun and Chakan in Pune. Question number 2, explain the factors affecting location of industries. तो किसी भी इंडस्ट्रीज के लोकेशन पर बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमें शुगर इंडस्ट्रीज के ऊपर कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो यहाँ पर हमें मेंशन करना है. तो आवर आंसर इज द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ शुगर इंडस्ट्रीज. पॉइंट नंबर 1, शुगर इंडस्ट्रीज इज एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. तो ये एक एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री है शुगर इंडस्ट्री. नंबर 2, sugar cane is the raw material in sugar industry. Number 3, sugar cane is perishable and weight losing raw material. Number 4, it is also heavy and bulky raw material. Number 5, taking into consideration all above characteristics of raw material used in sugar industry, it is always located in the area of sugarcane production. Number 6,
In Maharashtra, Satara, Kolhapur and Ahmednagar, Sangli etc. are the sugarcane producing districts, and the same district have concentration of sugar industries. तो महाराष्ट्र के सातारा, कोल्हापुर, अहमदनगर, सांगली जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज यहाँ पर इनका कंसंट्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर शुगर केन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है. देन क्वेश्चन नंबर 3, ये मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड किया है क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है. कई बार फिजिकल फैक्टर्स पूछे जाते हैं और कई बार इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स जो है ब्रॉड आंसर में पूछे जा सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. सो आवर आंसर इज economic and political factors affecting location of industries are as follows. तो हम सबसे पहले देखेंगे इकोनॉमिक फैक्टर्स. तो उसके सब पॉइंट्स है, नंबर 1 है लेबर, नंबर 2 ट्रांसपोर्टेशन, नंबर 3 प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट एंड नंबर 4 कैपिटल. तो ये बाय मिस्टेक जो हमारे 12th की टेक्स्ट बुक है उसमें फिजिकल फैक्टर्स में ये प्रिंट हुआ है लेबर एंड ट्रांसपोर्टेशन, बट वो इकोनॉमिक फैक्टर्स के पॉइंट है लेबर, ट्रांसपोर्टेशन, प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट एंड नंबर 4 है कैपिटल. सो साइड रीडिंग नंबर 1, लेबर. पॉइंट नंबर 1, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबर. नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन, माइनिंग इंडस्ट्रीज और textile industries require semi-skilled laborers, whereas food processing industries, ornament making industries require skilled laborers. Number 3, in spite of increasing mechanization, some industries still require a large number of workers. Number 4, hence we find that labor colonies are found near large industries. तो जहाँ पर लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया रहती है तो वहीं पर हमें ज़्यादातर लेबर कॉलोनीज जो है वो दिखाई देती है. देन साइड रीडिंग नंबर 2, ट्रांसपोर्टेशन. नंबर 1 पॉइंट, द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड टाइम रिक्वायर्ड टू कैरी गुड्स इज नोन एज इकोनॉमिक डिस्टेंस. ये भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है तमाम पॉइंट्स, जो आप डिस्क्रिप्शन से उसकी लिंक से आप वीडियो को देख सकते हैं नीचे. देन नंबर 2, लो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज द की फैक्टर इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री. नंबर 3, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विल बी मोर फॉर हैवी बल्की पेरिशेबल रॉ मटेरियल्स एंड फॉर लॉन्गर डिस्टेंस. Number 4, for example, transportation of coal. Number 5, on the other hand, lightweight and non-perishable items can be brought from far distances through cheaper transportation like waterways. Such industries may be located near the ports or rivers. For example, cotton, textile or pulp and wood industries are located near the coastal areas. Then side heading number 3, proximity to the markets. Point number 1, the entire process of manufacturing is futile until the finished goods reach the market. Number 2, nearness to market is essential for quick disposal of manufactured goods. Number 3, it helps in reducing the transportation cost and enables the consumer to get things at cheaper rates.
Number 4, ready market is most essential for perishable and heavy commodities. Number 5, sometimes during the process of production, products become bulky and delicate. Number 6, for such final products, industries are located towards market. Number 7, for example, cake as final products is heavier than raw material. Number 8, that is why such industries are located near markets, for example, cities. Side heading number 4, capital. Point number 1, capital or huge investment is needed for the establishment of industries. Number 2, industries are located in those areas where banking and financial facilities are easily available. Number 3, as a matter of fact, capital is attracted to those areas where industries are localized, which in turn attract more industries. Number 4, Mumbai, Kolkata, Chennai and Delhi, being the centers of industries, have better banking and financial facilities than other cities. Number 5, now with an expansion of better banking facilities in rural areas, industries can also be located there in rural areas. Then next point is political factors. So political factors में point number 1, government policies, and point number 2, setting up of SEZ. So side heading number 1, government policies. Point number 1, the government may give boost to industries producing certain goods by giving several incentives. Number 2, it may provide finance, land, water, transport and communication facilities at subsidized rates. Number 3, it may promote industrialization in economically backward regions with a view of developing these regions. Number 5, it also provides tax concession, marketing consultancy, export and import facilities to industrialists and entrepreneurs who establish industries in such industrial region. Number 5, for example, the D and beyond categories of Government of Maharashtra Industrial Policy. Number 6, at the same time, government may also discourage location of industries in a particular area like coastal zone or eco-sensitive areas. Then political factors, second side heading, setting up of SEZ. Side heading number 1, many governments support establishing such zone or regions which are specially developed for industrial production. Number 2, in India they are called special economic zones, short form is SEZ. Number 3, they are specially earmarked geographical zones which can be developed by private sector or public sector or in a public private partnership module.
Number 4, these are mainly developed to boost export quality production in the country. Number 5, such special economic zones attract many industries to be set up there. Number 6, for example, सेब्स नियर सांता क्रूज, ये एग्जांपल है सेज इंडस्ट्री का सांता क्रूज में. देन न्यू क्वेश्चन नंबर 7, शो द फॉलोइंग ऑन ए मैप ऑफ द वर्ल्ड विथ सुटेबल इंडेक्स. तो हमें मैप फिल करना है, इसमें जो पॉइंट्स दिए गए क्वेश्चन के वो हम उसके लिए पहले हमें प्रिपेयर करनी है इंडेक्स. पहले हम इंडेक्स बना लेंगे 3 कॉलम, सीरियल नंबर, टाइटल एंड साइन और सिंबल यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं हम. सो फर्स्ट पॉइंट है नंबर 1, रूरल इंडस्ट्रियल रीजन. देन नंबर 2, एन इंडस्ट्रियल रीजन इन जापान. नंबर 3, एन इंडस्ट्रियल रीजन इन साउथ अफ्रीका. नंबर 4, एन इंडस्ट्रियल रीजन इन ऑस्ट्रेलिया. नंबर 5, इंडस्ट्रियल रीजन नियर ग्रेट लेक्स. तो ये सब रिटर्न होने के बाद हमें सिंबल यूज करने हैं मैप के ऊपर, तो वो सिंबल भी हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है सिंबल को इंडेक्स के अंदर. और जो हम इंडेक्स में सिंबल बनाएंगे वही सिंबल हमें मैप पर भी ड्रॉ करना है. सो लेट्स सी मैप. सो फर्स्ट पॉइंट है नंबर 1, रूरल इंडस्ट्रियल रीजन. तो ये यूरोप का इंडस्ट्रियल रीजन है, जो वेस्टर्न यूरोप है जहाँ की ज़्यादातर डेवलप कंट्रीज है, इंडस्ट्रियल डेवलप कंट्रीज, वहाँ पर ये इस जगह पर ये जो पार्ट है पिरामिड के ट्रायंगल की शेप में, ये रूरल इंडस्ट्रियल रीजन नंबर 1. और इसी तरह से सिंबल बनाकर वो पॉइंट यहाँ पर राइट डाउन भी करना है मैप के ऊपर. देन नंबर 2 है एन इंडस्ट्रियल रीजन इन जापान. तो जापान जो है, ये जो आइलैंड है जापान है, टोटल 4 छोटे छोटे आइलैंड है यहाँ पर, जिनसे मिलकर जापान कंट्री जो है वो बनता है. तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल रीजन है जापान का मेन, एन इंडस्ट्रियल रीजन इन जापान. तो या इस तरह से सिंबल से आप इसे मेंशन करेंगे यहाँ. तो जिस रीजन में जो है जापान का जो कैपिटल है टोक्यो, ये लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी है यहाँ पर. देन योकोहामा एंड कावासाकी, ये तीनों जोन मिलाकर इंडस्ट्रियल रीजन है यहाँ पर जापान का. देन नंबर 3, एन इंडस्ट्रियल रीजन इन साउथ अफ्रीका. तो साउथ अफ्रीका का बिल्कुल जो सदर्न पार्ट है यहाँ पर, ये इंडस्ट्रियल रीजन जो है मौजूद है यहाँ पर, बिल्कुल सदर्न टिप में है कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका. और जो कंट्री है साउथ अफ्रीका का बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, सदर्न पॉइंट है, यहाँ पर ये इंडस्ट्रियल रीजन है जिसका नाम है किम्बरली इंडस्ट्रियल रीजन साउथ अफ्रीका में. देन नंबर 4, एन इंडस्ट्रियल रीजन इन ऑस्ट्रेलिया. तो ऑस्ट्रेलिया के कौन से रीजन में इंडस्ट्रीज पाई जाती है? तो वो है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. तो यहाँ पर है सिडनी, जो मेजर सिटी है ऑस्ट्रेलिया की. तो यहाँ पर ये मेन सिटी के करीब में ही, सिडनी के करीब में ये इंडस्ट्रियल रीजन है ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि इंडस्ट्रियल सिटी में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा डेवलप है. तो यहाँ पर है सिडनी ऑस्ट्रेलिया की. देन नंबर 5, इंडस्ट्रियल रीजन नियर ग्रेट लेक्स. तो ग्रेट लेक्स जो है ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद है ग्रेट लेक्स. इस जगह पर ये टोटल एरिया जो है आपके मैप के ऊपर, अगर आप कलर मैप यूज़ कर रहे तो ये एरिया बिल्कुल स्काई ब्लू रंग में होगा, स्काई ब्लू कलर यहाँ पर होगा. तो ये सब वाटर बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये सब लेक्स है यहाँ पर, टोटल 5 मेजर लेक्स है कनाडा और यूएसए के बॉर्डर के ऊपर, जिनको कंबाइनली कहा जाता है, पांचों एक दूसरे से कनेक्टेड है. और यहाँ पर जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ये लेक्स, जिन्हें
ग्रेट लेक्स कहा जाता है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पर ग्रेट लेक्स के साउथ में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और नॉर्थ में कनाडा। तो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा हुआ है ग्रेट लेक्स के सराउंडिंग एरिया में, वो हुआ है सदर्न पार्ट, यानी कि यूएसए का जो पार्ट है इंडस्ट्रियल रीजन नियर ग्रेट लेक्स, बिल्कुल सदर्न पार्ट में ग्रेट लेक्स को लगकर ये इंडस्ट्रियल रीजन है, जिसका नाम है न्यू इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रीजन। तो ये टोटल 5 पॉइंट है मैप के, जिसे हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। तो ये लेसन यहाँ पर खत्म हुआ है, उसकी एक्सरसाइज, और नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। थैंक यू।